बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम यूनिट नंबर 3 डैफोडिल्स जिसको हमने रीड आउट किया था, आज हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में जितनी भी इसकी एक्सरसाइज की चीज़ें हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा जितना ग्रामर का पोर्शन है उससे रिलेटेड आंसर क्वेश्चन है। कंप्लीट एक्सरसाइज को हम आज की इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ए पॉइंट है इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज सेल सवालों के जवाब दें। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम डैफोडिल्स? डैफोडिल जो पोम है उसका मरकजी ख्याल क्या है? इसका आंसर है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज द अपलिफ्टिंग एंड हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड हाउ द ब्यूटी ऑफ द डैफोडिल्स brings joy, peace and lasting inspirations to the poet's spirit। नज़म का मरकज़ी मौजू कुदरत की शिफा देने वाली और हौसला अफजाई करने वाली ताकत है, पावर है, और नरगिस के फूलों की खूबसूरती शायर के दिलो दिमाग में खुशी और सुकून की एक देर पा तहरीक लाती है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सेटिंग वेयर द पोएट सॉ द डैफोडिल्स। शायर ने नरगिस के फूल कहाँ देखे? हाउ डज दिस सेटिंग कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड ऑफ द पोम। और ये मंजर नज़म के मजमूई मूड पर किस तरह से असर डालता है या कैसे मुआवन है? द पोएट सॉ द डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ trees fluttering and dancing in the breeze। This peaceful and serene natural setting enhanced the joyful and tranquil mood of the poem। शायर ने नरगिस के फूलों को झील के किनारे और beneath ट्रीज दरख्तों के नीचे देखा। ये पुरसकून और कुदरती मंजर के खुशगवार और पुरसकून मूड में इजाफा करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स। शायर ने नरगिस के फूलों को कैसे बयान किया? व्हाट इमेजरी डज ही यूज टू ब्रिंग देम टू लाइफ। और उन्हें जिंदा करने के लिए कौन सी इमेजरी तस्वीरी जुबान इस्तेमाल करता है? द पोएट आंसर है डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज गोल्डन। शायर ने नरगिस के फूलों को सुनहरी, फ्लटरिंग फड़फड़ाते हैं, एंड डांसिंग और नाचते हैं, इन द ब्रेज हवा में। ही यूजेस वो यूज़ करता है वाइड इमेजरी comparing them to stars in the Milky Way and showing them in a continuous never-ending line emphasizing their beauty and liveliness। शायर ने नरगिस के फूलों को सुनहरी और हवा में फड़फड़ाते और नाचते हुए बयान किया। वो इनका कहकशाओं के साथ, सितारों के साथ मवाजना करते हैं और इनकी तादाद को नेवर एंडिंग के कभी ख़त्म ना होने वाली कितार में फैला हुआ बयान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोम। नज़म में इंसानियत की सिफात जो पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल कहाँ किया गया है? द पोएट personifies the daffodils by describing them as dancing। के पोइट जो है, शायर जो है, वो नरगिस के फूलों को नाचते हुए बयान करता है, क्योंकि नाचना जो है वो इंसान या जानवर जो कि सिखाए जाते हैं वो नाचते हैं, फूल डांस नहीं करते। तो इंसानों जैसी खूबियों को जो एक दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है, उसके साथ मिला रहा है। एंड टॉसिंग देयर हेड्स और अपने सरों को हिलाते हुए बयान करते हैं। एज दो दे हैव ह्यूमन लाइक क्वालिटीज ऑफ मूवमेंट एंड जॉय, जिससे इनमें इंसानों की तरह की हरकत और खुशी की सिफात आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रहम स्कीम ऑन द पोम्स रिदम एंड फ्लो। के नज़म के काफ़िए के असरात नज़म के रिदम और बहाव पर कैसे हैं? The Raham scheme ABCC gives the poem a musical and harmonious rhythm, contributing to its light and lively flow, which reflects the joyful atmosphere created by the
डैफोडिल्स। नज़म के काफ़िए का ढांचा जो है ए बी सी सी नज़म को एक मौसीकी और हम आहंगी देता है, जिससे नज़म का रिदम खुशगवार और हमवार होता है, जो नरगिस के फूलों की खुशी और जोश की अक्कासी करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डू यू थिंक द पोएट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स एज जॉयकेंट कंपनी? वट इम्पैक्ट डू दे हैव ऑन हिम? शायद नरगिस के फूलों को खुशगवार साथ जॉयकेंट कंपनी क्यों कहता है? इनका असर इस पर क्या पड़ता है? द पोएट डिस्क्राइब्स द डैफोडिल्स एज जॉयकेंट कंपनी बिकॉज दे ब्रिंग हैप्पीनेस एंड चेयर टू हिज हार्ट। शायद नरगिस के फूलों को खुशगवार साथ कहता है क्योंकि ये इसके दिल में खुशी और मुसरत पैदा करते हैं। दे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, इनका इस पर मुस्बत असर पड़ता है। लिफ्टिंग हिज स्पिरिट्स एंड फिलिंग हिम विद जॉय, और इसका मूड बुलंद हो जाता है और वो खुशी महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पोएट मेंशंस द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड। शायर तन्हाई की खुशी का जिक्र करता है। व्हाट डू यू थिंक ही मीन्स बाय दिस? आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है? एंड हाउ डू द डैफोडिल्स कंट्रीब्यूट टू दिस फीलिंग? और नरगिस के फूल इस एहसास में कैसे मदद करते हैं? द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड रेफर्स टू द पीसफुल एंड joyful feeling the poet experiences when he is alone, reflecting on the beauty of nature. The daffodils contribute to this feeling by providing him with a lasting memory that brings him comfort and joy in moments of solitude. तन्हाई की खुशी से मुराद वो पुरसकून और खुशी का एहसास है जो शायर को तन्हा होने पर कुदरती खूबसूरती के बारे में, जब वो तन्हा होता है तो वो नेचर की ब्यूटी के बारे में सोचता है। नरगिस के फूल इस एहसास में मदद करते हैं क्योंकि इनकी याद इसे सुकून और खुशी देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इमेजिन यू आर द पोएट। तसव्वुर करें कि आप शायर हैं। रिविजिटिंग द सेम प्लेस आफ्टर मैनी ईयर्स, और कई सालों बाद आप उसी जगह पर वापस आते हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर फीलिंग एंड द सीन एज इट माइट अपीयर नाउ। इस वक्त आपके एहसासात और मंजर कैसा होगा कि अगर आप शायर हैं और कुछ सालों बाद आप उसी प्लेस को दोबारा विजिट करते हैं, तो अपने एहसासात हमने बयान करने हैं। इसका आंसर है रीविजिटिंग द पोएट आफ्टर ईयर्स, बरसों बाद इस मुकाम पर वापस आकर। द डैफोडिल स्टिल फिल मी विद जॉय। डैफोडिल जो है नरगिस के फूल अब भी मुझे खुशी से भर देते हैं। दो फ्यूवर बहुत कम, दे स्वे इन द ब्रीज echoing their vibrant dance, अगरचे वो कम हैं, फ्यू हैं, थोड़े हैं, वो हवा में झूमते हैं और अपनी दिलकश रक्स की गूंज पेश करते हैं। द काम लेक एंड एट fuller trees bring peace, connecting me to nature as if the daffodils still dance with me in spirit. पुरसकून झील, काम लेक और उम्र रसीद घने दरख्त सुकून बख्शते हैं, मुझे फितरत से जोड़ते हैं। गोया नरगिस के फूल अब भी मेरी रूह के साथ क्या करते हैं? रक्स करते हैं, डांस करते हैं। बी पॉइंट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइमरी थीम? बुनियादी थीम इसका क्या है? ऑफ द पोम डैफोडिल्स, द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये सही जवाब है। सेकेंड क्वेश्चन है, टू विच नेचुरल एलिमेंट डज द पोएट कंपेयर हिमसेल्फ इन द बिगिनिंग ऑफ द पोम? अ क्लाउड, सही आंसर है। क्वेश्चन 3 है, वेयर डज द पोएट सी द डैफोडिल्स? डैफोडिल्स के फूल उन्होंने कहाँ देखे? बिसाइड द लेक, झील के किनारे। क्वेश्चन 4 है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द डैफोडिल्स? फ्लटरिंग एंड फड़फड़ाते हुए, डांसिंग नाचते हुए। 6 क्वेश्चन है, हाउ मैनी डैफोडिल्स डज द पोएट एस्टिमेट ही सॉ एट अ ग्लांस? टेंस ऑफ थाउजेंड्स। 7 क्वेश्चन है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द पोएट्स इनिशियल फीलिंग बिफोर ही सीज द डैफोडिल्स?
lonely सही आंसर है। 8 क्वेश्चन है, what effect do the daffodils have on the poet's mood when he later recalls them? They bring him joy. 9th क्वेश्चन है, what phrase does the poet use to describe his reflective moments about the daffodils? सही आंसर है in a vacant or in pensive mood. 10 क्वेश्चन है, which line from the poem best conveys the lasting impact on the daffodils on the poet? तो इसका सही आंसर है and then my hearts with pleasure feels. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विकैबुलरी। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब देने हैं। एक्सप्लेन इन द एग्जांपल्स गिवन बिलो, और एग्जांपल से जो दी गई हैं इनको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई, शनाख्त करें सिनोनिम्स की, मुतरादफात की इन द पोम जो नज़म के अंदर दिए गए हैं। डैफोडिल्स दैट हैव सिमिलर डिक्शनरी डेफिनेशन बट डिफरेंट कॉनोटेशन, मफहूम और इमोशनल अंडरटोन्स। जैसे आप भी नरगिस नज़म में वो हम मानी अल्फाज की निशानदही करें जिनका लुग़वी मानी एक जैसा है लेकिन जज्बाती या तासुर के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। इसका आंसर है जैसे फ्लटरिंग एंड डांसिंग, लहराना और नाचना। ये जो दोनों लफ्ज़ हैं, दीज टू वर्ड्स बोथ डिस्क्राइब, दोनों ही डिस्क्राइब करते हैं द मोमेंट, हरकत को, ऑफ द डैफोडिल्स की इन द ब्रीज, हवा में। बट दे कैरी डिफरेंट इमोशनल कॉनोटेशंस, लेकिन ये मुख्तलिफ जज्बाती मफ़हूम रखते हैं। जैसे गास्ट एंड लुक्ड, घूरना और देखना। These words both mean to describe one's eyes at something. ये दोनों अल्फाज किसी चीज़ की तरफ, किसी की नज़र होने को, मरकूज़ होने का मतलब देते हैं। जिस तरह से बट गाज जो घूरना है, कैरीज आर डीपर, जैसे हम किसी को घूरते हैं लगातार उसको देखते रहते हैं। मोर टेम्पलेटिव टोन कंपेयर्ड टू द सिमिलर लुक्ड, जिस तरह से गहरे और ज़्यादा सोचो विचार वाले अंदाज को जाहिर करता है गाज घूरना, जबकि लुक देखना सादा नज़र डालने को जाहिर करता है। इसी तरह वेल्थ एंड शो है, ये है कंटेम्पलेटिव, गौर करने वाला। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है कंटेम्पलेटिव। जैसे दौलत और नुमाइश है, दौलत जो है, दोनों लफ्ज़ किसी कीमती चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन जो वेल्थ है वो ज़्यादा कीमती चीज़ को जाहिर करती है, जबकि शो किसी मंजर या नुमाइश की तरफ इशारा करता है। सेकंड क्वेश्चन है राइट सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड हाईलाइटिंग द डिफरेंट कॉनोटेशंस। हर लफ्ज़ के लिए जुमले लिखें जिसमें इनके मुख्तलिफ जज्बाती तासुर को उजागर किया गया हो। जैसे फ्लटरिंग एंड डांसिंग, लहराना और नाचना है, जिसको हमने पीछे भी एक्सप्लेन किया है। गास्ट एंड लुक्ड है, वेल्थ एंड शो है, ये सबको हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द डिफरेंट फीलिंग और आइडियाज़, न्यूआंसेस दैट ईच वर्ड इवोक्स बियॉन्ड इट्स बेसिक डेफिनेशन। हर लफ्ज़ से जुड़े मुख्तलिफ जज्बात या ख़यालात पर गुफ्तगू करें जो इसके बुनियादी मानी से आगे बढ़कर उभरते हैं। जैसे फ्लोटरिंग है, इसका मतलब है लहराना, नाजुक या हल्केपन का एहसास पैदा करना। इसी तरह से डांसिंग है, नाचना, ज़िंदगी में खुशी की तस्वीर पैदा करना। इसी तरह गास्ट है, घूरना, तवज्जो या गौर व फिक्र की गहरी सतह को जाहिर करता है। इसी तरह से लुक से देखना कि एक ज़्यादा आम और बेपरवाह अमल को जाहिर करता है। इसी तरह से वेल्थ है और शो है। क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जामिन, जांच पड़ताल करें। हाउ द चॉइस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इफेक्ट्स द मीनिंग एंड टोन इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी कि मुख्तलिफ सियाको सबाक में किसी मखसूस लफ्ज़ के इंतखाब का मानी और आवाज़ पर क्या असर पड़ता है। जैसे फ्लोटरिंग है, डांसिंग है,
फ्लोटिंग और डांसिंग के इंतखाब से नज़म के अंदाज पर मुख्तलिफ असरात मरतब होते हैं। जैसे फ्लोटिंग जो है वो सजेस्ट करता है एक नरम और पुरअमन हरकत को, और डांसिंग जो है वो जाहिर करता है तवानाई को, जोश को, जिसमें खुशी भी शामिल है। इसी तरह से गास्ट है, लुक्ड है, वेल्थ है, शो है, ये चीज़ें जो हैं, जिस तरह से वेल्थ एक जज्बाती तकमील और कीमती चीज़ के हासिल होने का तासुर पैदा करता है, जबकि शो मंजर को एक नुमाइश या शो के तौर पर पेश करता है। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं, जैसे लॉनली वेस सोल्टरी, दोनों ही तन्हाई को जाहिर करते हैं। लॉनली वेस सोलिटरी आर द वर्ड्स विद सिमिलर डेनोटेशंस। मिसाल यानी कि इसकी ये है, लॉनली और सोलिटरी दोनों अल्फाज के मानी करीब करीब एक जैसे हैं। जैसे लॉनली भी अकेला होना है। डेनोटेटिव मीनिंग डिक्शनरी, डी का मतलब है डिक्शनरी, डेनोटेटिव डिक्शनरी के लिहाज से एग्जैक्ट मीनिंग जो होते हैं, बीइंग विदाउट कंपनी, आइसोलेटेड, बगैर किसी के अलग थलग होना, और कॉनोटेटिव मीनिंग जो उसके मफहूम के लिहाज से उसके मानी होते हैं, यानी कि बगैर किसी मफहूमी मानी अक्सर मनफी जो तासुर देता है, गम, तन्हाई और तर्क करने को जाहिर करता है। इसी तरह सोलिटरी, इसके अब डेनोटेटिव मीनिंग और कैनोटेटिव मीनिंग, कॉनोटेटिव मीनिंग लिखे गए हैं कि लुग़वी मानी क्या है, मफहूम के लिहाज से इसके मानी क्या है। इसी तरह से नेक्स्ट भी लॉनली क्या है, अकेलापन, न्यूआंस के इसमें फ़र्क क्या है, और मिसाली जुमला इसका ये है, और आगे इसकी ये तशरीह है। फाइंड द करना इसमें ये है, कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स दिए गए हैं। डिनोटेटिव जो हैं वो डिक्शनरी के लिहाज से एग्जैक्ट मीनिंग है, और कॉनोटेटिव जो हैं वो मफहूम के लिहाज से है। इनको हमने लिखा है जी। ये हमारा वर्ड है लॉनली, तन्हाई, एक्सपीरियंसिंग अ लैक ऑफ कंपेनियनशिप और सॉलिट्यूड, यानी कि तन्हाई का शिकार होना, और इसका कॉनोटेटिव जो है अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, उदासी की जो फीलिंग है, तन्हाई की, आइसोलेशन की, और जैसे इट रिफ्लेक्ट्स सॉलिट्यूड और दैट लीड्स टू सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि इन चीज़ों को जो हमारे जहन में आती हैं तन्हाई को लेकर, सैडनेस है, तन्हाई, आइसोलेशन है, तो वो चीज़ें जो उसके मफहूम के का ताल्लुक़ रखती हैं वो हैं कॉनोटेटिव मीनिंग। जैसे क्लाउड क्या है, बादल का टुकड़ा है जो कि फ्लोटिंग करता है, तैरता है एटमॉस्फेयर में, माहौल में। इसी तरह से जो हमारी पोम के अंदर दिया गया है कि एमलेसली, बगैर किसी मकसद के घूमना या फिरना, फ्रीडम इन द पोम, के जैसे शायर कहता है कि मैं तन्हा घूम रहा था, ये उसके कॉनोटेटिव मीनिंग है। इसी तरह से फ्लोटिंग है, और इसी तरह से ये हम देख सकते हैं। जैसे गास्ट है, घूरना, किसी चीज़ को लंबे अरसे तक घूरते रहना या देखते रहना। इसी तरह से जब इसका कॉनोटेटिव मीनिंग देखेंगे तो डीप एडमायरेशन, वंडर या हैरानगी, जस्ट द पोएट इज़ रिफ्लेक्टिंग डीपली द ब्यूटी ऑफ द डैफोडिल्स, जैसे वो उन्होंने डैफोडिल्स को देखा और वो देखते गए, ये क्या हैं, ये उसका मफहूम बनता है। इसी तरह ब्लेस है। सी पॉइंट जो इसका है, स्पेसिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉनोटेशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी गास, स्टार, शाइन ये दिए गए हैं, इनमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन जो है उसको अलग करना है। ये हमने अलग कर दी है इसकी। नेक्स्ट हमारा ग्रामर का पोर्शन है। फिगरेटिव लैंग्वेज इन द पोम, नज़म में जो अलामती ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, जैसे सबसे पहले है सिमली। सिमली कहते हैं तशबीया देना या मिलते जुलते। डेफिनेशन इसकी हम करेंगे, या फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, यानी कि किसी चीज़ को किसी से तशबीह देना, उस जैसा करार देना। जैसे पोम में शायर ने कहा है कि मैं बादल की तरह आवारा घूम रहा था, एज अ क्लाउड।
आगे है पर्सोनिफिकेशन, ये है तजसीम निगारी, अ फिगर ऑफ स्पीच दैट गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज, किसी चीज़ को इंसानों जैसी खूबियाँ दे देना, टू एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़, जैसे फ्लटरिंग और डांसिंग इन द ब्रीज, हवा में डांस कर रहे थे कौन, डैफोडिल्स। हालांकि फूल डांस नहीं करते, लेकिन क्या किया गया है, पर्सोनिफिकेशन की गई है, तजसीम निगारी की गई है। इसके बाद है हाइपरबली। हाइपरबली क्या है, मुबालगा आराई करना। जैसे इसकी डेफिनेशन है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, कि वो चीज़ को खूबसूरती में बढ़ा चढ़ा के बयान कर देना, या उसकी बहादुरी में, या उसको किसी भी तरह से उसकी मुबालगा आराई करना। जैसे इस पोम के अंदर वो कहता है कि एक नज़र में 10,000 मुझे नज़र आए फूल, उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, मुबालगा आराई की है, तो इसको कहते हैं हाइपरबली। मीटाफर कहते हैं इस्तारा, यानी कि किसी चीज़ का अलामती मवाजना करना। ये वो फिगर ऑफ स्पीच है कि एक चीज़ का जिक्र करते हुए दूसरी चीज़ का जिक्र करना और अलामती मवाजना करना। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन कहते हैं तजनीस ख़ती या इस तरह के कॉन्सोनेंट जो बार बार रिपीट हों, द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट, जैसे बिसाइड द लेक, बीनेथ द ट्रीज, बी ये बार बार रिपीट हो रहा है। और इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, द रिपीटेड बी साउंड क्रिएट्स अ म्यूजिकल रिदम इनहांसिंग द पोम्स एडोटरी अपील। एसोनाउंस हम आहंगी को कहते हैं, इसमें भी रेपिटेशन है, कौन सी साउंड की, वाउल साउंड की रेपिटेशन है। जैसे अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ओ ओ ओ ओ बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम आहंगी एसोनेंस कहते हैं। जैसे इसके बाद है इमजरी, इमेजिनेशन से जहनी तस्वुरात या तस्वीर कशी। जैसे पोम के अंदर पोइट कहता है, कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन, वो इस तरह से चमक रहे थे जिस तरह से सितारे या मिल्की वे कहकशां। तो ये जो जहनी तस्वुरात की अक्कासी करता है इमजरी। करने वाला काम इसमें ये है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन सवालों के हमने जवाब लिखने हैं। आइडेंटिफाई द सिमिली इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोम, हाउ डज इट हेल्प कन्वे द पोइट्स मूड। नज़म के पहले मिसरे में तशबिया कौन सी है, ये शायर के जज्बात को किस तरह जाहिर करती है। द सिमिली इन द फर्स्ट लाइन इज आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, के मैं बादल की तरह तन्हा घूम रहा था। इट कंपेयर्स द पोएट्स लोनलीनेस टू अ क्लाउड फ्लोटिंग एमलेसली, ये तशबीह शायर की तन्हाई का बादल के साथ मवाजना करती है जो बेमकसद और तन्हा तैर रहा है। दिस कन्वेज अ मूड ऑफ आइसोलेशन एंड सॉलिट्यूड, सजेस्टिंग दैट द पोएट इज लॉस्ट इन थॉट और फीलिंग डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। यानी कि इससे शायर के जहनी तनाव और अलग थलग होने का एहसास जाहिर होता है, जो ये बताता है कि वो ख्यालात में, थॉट्स में गुम है या दुनिया से अलग महसूस कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड टू एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन इन द पोम, हाउ डज दिस लिटरेरी डिवाइस इन्हांस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डैफोडिल्स। नज़म में शख्सी सिफात की दो मिसालें तलाश करें, ये अदबी तदबीर कैसे नरगिस के फूलों के बयान को बढ़ाती हैं। द टू एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन आर, द डैफोडिल्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, कि वो हवा में फड़फड़ा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस, these personifications give the daffodils and waves human-like qualities, making them seem alive and joyful. It enhances the description by making nature appear vibrant
प्लेफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी दिस अपलिफ्टिंग द पोइट्स मूड, यानी कि नरगिस के फूल हवा में लहरते हैं, रक्स करते हैं, लहरें भी रक्स कर रही हैं। ये शख्सी सिफात नरगिस के फूलों और लहरों को इंसानों जैसी खसूसियात देती हैं जिससे वो जिंदा और खुशी से भरपूर लगती हैं। इससे कुदरती मनाजर को मज़ीद पुरजोश और जानदार बनाया गया है और शायर का मूड भी खुशगवार होता है। यानी कि पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी कि किसी भी चीज़ को इंसानों जैसी फीलिंग्स का देना। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द हाइपरबोली इन द पोम? हाउ डज इट अफेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोइट्स एक्सपीरियंस? नज़म में मुबालगा आराई का या मुबालगा का क्या मकसद है? ये शायर के तजर्बे को किस तरह मुतासर करता है? द हाइपरबोली इज़ 10,000 saw I at a glance, कि मैंने एक नज़र में 10,000 नरगिस के फूल देखे। दिस एक्सेचुरेट मुबालगा आराई करना। द नंबर ऑफ डैफोडिल्स द पोएट सॉ एम्फसाइजिंग द वास्टनेस एंड overwhelming beauty of the scene. It conveys the idea that the sight was so impressive and powerful that it seemed endless, enhancing the emotional impact of the experience. यानी कि मुबालगा, इसमें एक नज़र में 10,000 नरगिस के फूल देखे, ये एक मुबालगा आमेज़ बयान है जो शायर के देखे गए नरगिस के फूलों की तादाद को क्या करता है, बढ़ा कर पेश करता है। इसका मकसद मंजर की वुसअत और इसकी बेशुमार खूबसूरती को उजागर करना है। ये इस बात को जाहिर करता है कि मंजर जो था वो इतना दिलकश और ताकतवर था कि ये लामहदूद महसूस हुआ और तजर्बे के जज्बाती असरात को बढ़ाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेटाफर दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ट आई। What does this tell you about the poet's memory of the daffodils? वो मेरी अंदरूनी आँख में चमक उठी हैं, इस्तारा की वजाहत करें। ये शायर की इनवर्ड आइज की यादों के बारे में बताता है, यानी कि डैफोडिल्स की यादों के बारे में बताता है। द मेटाफर they flash upon that inward eye refers to the poet's imagination or memory. वो मेरी अंदरूनी आँख में चमक उठती हैं, इस्तारा शायर की तख़य्युल या याददाश्त को जाहिर करता है। It suggests that the daffodils come to his mind in vivid flashes, implying that the memory of the daffodils is bright, clear, and emotionally significant, bringing him comfort and joy whenever he recalls them. यानी कि वो इस बात को जाहिर करता है कि नरगिस के फूल इसकी यादों में रोशन और वासिया अंदाज में आते हैं। ये इसकी यादों का जुज़ बन चुके हैं जो इसे सुकून और खुशी फराहम करते हैं जब भी वो उन्हें याद करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरेशन इन द पोम। नज़म में तजनीसे ख़ती की एक मिसाल की निशानदही करें। जो इंतशार है, लिटरेशन है, रेपुटेशन है, बार बार जो इसमें कॉन्सोनेंट वर्ड आए हैं। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द पोम्स म्यूजिकल क्वालिटी, और ये नज़म की मौसीकी के म्यार में कैसे हिस्सा डालता है। An example of alliteration is fluttering and dancing in the breeze. The repetition of the word F and T, यानी कि fa and da sound, creates a rhythmic flow, enhancing the musical quality of the poem. And mimicking, नकल करना, the light प्लेफुल मूवमेंट ऑफ द डैफोडिल्स इन द विंड, यानी कि हवा में लरसते और रक्स करते हैं। एफ़ और डी की आवाज़ें जो फा और डा साउंड्स हैं की तकरार नज़म में एक लय पैदा करती है और इसकी मौसीकाना खसूसियात को बढ़ाती है और नरगिस के फूलों की हवा में हल्की हरकत की नकल करती है। सिक्स क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इमेजरी वर्ड्सवर्थ यूज to compare the daffodils to star. What effect does this comparison have on the reader? के विलियम वर्ड्सवर्थ नरगिस के फूलों का सितारों से कैसे मुवाजना करते हैं और ये जो कंपैरिजन है, मुवाजना है, उसका रीडर पर, कारी पर क्या असर पड़ता है।
William Wordsworth compares the daffodils to stars by saying, continuous as the star that shine and twinkle on the Milky Way. This imagery evokes a sense of vastness, beauty, and eternity, abdiyat, making the daffodils seem otherworldly and magical. It emphasizes their brilliance and the lasting impact they have on the poet, helping the readers appreciate their significance. यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने नरगिस के फूलों का मुवाजना किससे किया है? सितारों से करते हुए कहा है कि जैसे सितारे चमकते हैं और मिल्की वे कहकशाओं में टमटमाते हैं, वैसे ही नरगिस के फूल ये मुवाजना, कुशादगी, खूबसूरती और अब्दियत को जाहिर करता है। नरगिस के फूलों को जादुई और दीगर दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाला बनाता है। ये इनकी चमक को मज़ीद उजागर करता है और शायर पर इनका गहरा असर पड़ता है, जिससे कारी भी इनकी अहमियत को समझता है। बी पॉइंट है, हमने चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर इफेक्टिव कंपैरिजन। जैसे द बेबी स्किन वाज सॉफ्ट एज सिल्क, ये सही आंसर है इसका। ये वाला, फिर सी वाला, ये भी सी है, ये डी, सी और बी। नेक्स्ट है हमारा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म कहते हैं खुशामद को, एंड ऑक्सीमोरॉन और सिफ्ते तज़ाद, यानी कि किसी चीज़ की खुशामद करना, किसी चीज़ को खुश कलामी से बयान करना और सिफ्ते तज़ाद का होना, ये इनकी डेफिनेशंस हैं। जैसे यूफेमिज्म है कि किसी सख्त से सख्त चीज़ को खुश कलामी से बयान कर देना। जैसे हम कहते हैं कि वो मर गया, उसको हम खुश कलामी से अगर बयान करें, पास्ट अवे, वो गुजर गया। इसी तरह से ये यूजेस और अफेक्ट है। आगे ऑक्सीमोरॉन है, यानी कि ऑक्सीमोरॉन मुतजाद लफ्ज़ को मुखालिफ मानी के साथ जोड़ता है, मुतजाद अल्फाज को मुखालिफ मानी के साथ जोड़ता है, उसको कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। ये यूज़ और इफेक्ट पर्पस है इसका। जो इसका मेन करने वाला काम है वो ये है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे जैसे थोड़े थोड़े पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाए हुए आगे आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, थर्ड सेल सवालों के जवाब दें। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस वाई। आपने डिस्कस करनी है, बात करनी है। वर्ड्सवर्थ हैज़ चूजन सर्टेन फिगर ऑफ स्पीच फॉर अदर्स इन डैफोडिल्स। वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स में मखसूस इस्तारात क्यों इस्तेमाल किए हैं? इसका आंसर है वर्ड्सवर्थ यूजेस सिमली, पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर टू ब्रिंग नेचर टू लाइफ। उन्होंने ये सारे जो इस्तारात इस्तेमाल किए हैं, कुदरत को जिंदा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया है। द सिमली आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड कन्वेज solitude personification. The daffodils were fluttering and dancing adds vibrancy, and the metaphor they flash upon that inward eye highlights the lasting emotional impact of the daffodils. यानी कि उन्होंने तशबिया में एक बादल की तरह तन्हा फिर रहा था, तन्हाई को जाहिर करती है। पर्सोनिफिकेशन, डैफोडिल्स फड़फड़ा रहे थे, नाच रहे थे, ज़िंदगी का झुरमट और इस्तारा इसमें कि मेरी अंदरूनी आंख पर चमक उठते हैं, डैफोडिल्स के असरात को मुसलसल कायम रखने वाली जज्बाती अहमियत को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, एक्सप्लोर हाउ द यूज ऑफ यूफेमिज्म और ऑक्सीमोरॉन वुड चेंज द टोन और इम्पैक्ट ऑफ द पोम। खुश कलामी या सिफ्ते तज़ाद के इस्तेमाल से नज़म के लहजे या असरात में क्या तब्दीली आएगी, इसका जायज़ा लें। यूफेमिज्म और ऑक्सीमोरॉन वुड वीकन द पोएम्स इमोशनल क्लैरिटी। Euphemisms would soften the poet's feeling, and oxymorons would create confusion. Wordsworth aimed for the pure, uplifting portrayal of nature.
मेकिंग ईच डिवाइसेस अननेसेसरी कि खुश कलामी या सिफ्त तज़ाद नज़म की जज्बाती वजाहत को कमज़ोर कर देंगे, खुशाम शायर के जज्बात को नरम करेगी और सिफ्त तज़ाद उलझन पैदा कर सकते हैं। वर्ड्सवर्थ का मकसद फितरत की खालस बुलंद तर तस्वीर कशी है। इस तरह की तदबीर को गैर ज़रूरी बनाता है, अननेसेसरी गैर ज़रूरी। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन ऑक्सीमोरन ऐड डेप्थ to a poem and why might they be absent in daffodils? सिफ्ते तज़ाद किस तरह नज़म में गहराई पैदा कर सकती है और डैफोडिल्स में क्यों वो गैर मौजूद हैं? An oxymoron creates tension but daffodils focuses on harmony. Wordsworth's style aims for clarity and emotional purity, making oxymoron unsustainable for the poem's theme of joy and nature. ऑक्सीमोरॉन तनाव पैदा करता है, लेकिन डैफोडिल्स में हम आहंगी और सुकून का तज़किरा किया गया है। वर्ड्सवर्थ का अंदाज़े वजाहत और जज्बाती सच्चाई पर मबनी है, इसलिए ऑक्सीमोरॉन इस अशार के खुशी और कुदरती पैगाम के लिए मुनासिब नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज अ पोएट चूज टू यूज और नॉट यूज एफेमिज्म इन देयर वर्क? यानी कि शायर अपने कलाम में खुश कलामी का इस्तेमाल करने या ना करने का इंतखाब क्यों करता है? द पोएट मे यूज एफेमिज्म टू सॉफ्टन डिफिकल्ट टॉपिक्स बाय अवॉइडिंग देम क्रिएट्स directions and emotional impact in daffodils. Wordsworth avoid euphemism to express nature's joy and beauty with clarity कि शायर खुश कलामी को मुश्किल मौज़ूआत को नरम करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ना इस्तेमाल करने से बराह रास्त और जज्बाती असर पैदा होता है। डैफोडिल्स में वर्ड्सवर्थ खुश कलामी से गुरेज करते हैं ताकि कुदरत की खुशी और ख़ूबसूरती को क्लैरिटी से वाज़िह तौर पर पेश किया जा सके। इसके बाद है कंपाउंड प्रेपोजिशन, मरकब हरूफ जार। ये कंपाउंड प्रेपोजिशन आर फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वर्ड। ये कंपाउंड प्रेपोजिशन ऐसे जुमले हैं जो एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं, जो एक साथ ही प्रेपोजिशन के तौर पर काम करते हैं। जिस तरह से इनका ये, इन, ऑन, एट, फॉर और इनका ये एग्जाम्पल्स और यूज़ भी बताया गया है। ये भी हैं ऑन बिहाफ ऑफ, एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ। आगे हमने करना इसमें ये है, रीड ईच सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और अंडरलाइन करना है कंपाउंड प्रेपोजिशन को। ये कंपाउंड प्रेपोजिशन हैं जिनको हमने अंडरलाइन कर दिया है, टू, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, फॉर, ड्यू टू, इन एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट है, यूज द गिवन कंपाउंड प्रेपोजिशंस टू क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस। ये जो कंपाउंड प्रेपोजिशन दी गई हैं, इनकी मदद से हमने अपने जुमले बनाने हैं। ये हमने इसके जुमले जो हैं वो बनाए हैं। अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट, इट विल रेन टुमारो, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, हरूफ जार के फ़िक्रे। अ प्रेपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ये मुश्तमिल होते हैं प्रेपोजिशन पे, फॉलोड बाय अ नाउन और फॉलो करते हैं नाउन को, प्रोनाउन को और अ नाउन फ्रेज। इस तरह से ये इनका स्ट्रक्चर है और एग्जाम्पल्स दी गई हैं। डायरेक्शन अगर हो तो कैसे इसका सेंटेंस बनेगा, काज है, मैनर है, कंडीशन है, यूज़ इन सेंटेंसेस है, यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज में ये कैसे यूज़ होता है और एडवर्ब फ्रेज में ये कैसे यूज़ होता है, और कॉमन एरर्स जो हैं, इसकी कॉमन मिस्टेक्स जो हम इसके अंदर करते हैं वो कौन कौन सी हैं। करने वाला काम इसमें यह है, रीड ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस को हमने पढ़ना है, एंड अंडरलाइन द प्रेपोजिशनल फ्रेज, और अंडरलाइन करना है जो प्रेपोजिशनल फ्रेज इसके अंदर है। देन फिर राइट वेदर इट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज और एन एडवर्ब फ्रेज। जी, ये इसका आंसर है। द बुक ऑन द शेल्फ
इज माइन। ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, द प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑन द शेल्फ डिस्क्राइब्स द नाउन बुक। दूसरा सेंटेंस है, शी डांस्ड विद ग्रेस। ये है एडवर्ब फ्रेज। एक्सप्लेनेशन, द prepositional phrase with grace modifies the verb dance, telling how she danced. थर्ड वन है, they traveled to the mountains। ये adverb phrase है और explanation इसकी ये है, the prepositional phrase to the mountains modifies the verb traveled, indicating where they traveled. फोर्थ सेंटेंस है, द कैट अंडर द टेबल इज स्लीपिंग। एडजेक्टिव फ्रेज। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, द प्रेपोजिशनल फ्रेज अंडर द टेबल डिस्क्राइब द नाउन कैट। आगे है, ही अराइव्ड आफ्टर डिनर। एडवर्ब फ्रेज। एक्सप्लेनेशन, द प्रेपोजिशनल फ्रेज आफ्टर डिनर मॉडिफाइज द वर्ब अराइव्ड, इंडिकेटिंग व्हेन ही अराइव्ड। द पेंटिंग ऑन द वॉल इज ब्यूटिफुल। एडजेक्टिव फ्रेज है। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, द प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑन द वॉल डिस्क्राइब द नाउन पेंटिंग। आगे अगला पॉइंट है, यूज द गिवन प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये जो दिए गए हैं, टू क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस। जी, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग ये यानी कि प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये सेंटेंस है इसके। इन द मॉर्निंग आई लाइक टू गो फॉर अ जॉग इन द मॉर्निंग व्हेन द एयर इज फ्रेश। अंडर द बेड, द कैट वॉज हाइडिंग अंडर द बेड ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म कहते हैं गर्ज चमक को। विद अ स्माइल शी greeted everyone with a smile at the door. After the game, we went to get ice cream after the game to celebrate the win. On the roof, we enjoyed the sunset on the roof of the building. जी, इसके बाद है ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़ुबानी बातचीत की जो महारतें हैं। इसमें एक ये पोम दी गई है, इसको आप ज़ुबानी पढ़े क्लास के अंदर। ये कुछ फ्रेजेस हैं, जुमले जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, ये वाले। उसके बाद कुछ राइटिंग स्किल्स हैं, जिसमें पैराग्राफ राइटिंग है। पैराग्राफ राइटिंग का थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे कि पैराग्राफ को कैसे लिखा जाता है। किसी लेसन में इसकी एक प्रैक्टिकल वीडियो भी हम बना देंगे कुछ पैराग्राफ को लेकर। सबसे जो एंड वाला हमारा क्वेश्चन है वो है, इसकी ऑब्जेक्टिव समरी लिखनी है डैफोडिल की। समरी जो इसकी है वो मैंने इसकी जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है उसके अंदर इसकी पैराफ्रेजिंग भी, समरी भी, थीम, मेन आइडिया वो उसमें दे दिया है। उसके लिए समरी और पैराफ्रेजिंग के लिए आप इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई चेंज चाहते हैं एक्सप्लेनेशन में या किसी भी चीज़ में तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।